हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी मेन एग्जाम मुख्य सेविका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी जुड़ सके जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, यानी मुख्य सेविका की जो तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही आपको एक और भी आवश्यक सूचना देना है कि जो लोग क्यूज करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको डेली क्यूज मिलेंगी, तो आप लोग उससे भी जुड़कर अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। आपकी एक सीट अपनी पक्की कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जनसंख्या। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये रहेगा जनसंख्या आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है। आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन है सरल दंड, मिश्र पट्टी स्तंभ आरेख, पिरामिड आरेख या फिर बहुरेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पिरामिड आरेख जो है जनसंख्या आयुलिंग संगठन को निरूपित करने की विधि है। ये है आपकी ऑप्शन सी राइट आंसर। जो आपका पिरामिड बना होता है ऐसे उसी तरीके से इससे दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। ये भी विवाह का एक प्रकार है। आपको बताना है कि वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असुर विवाह या फिर आर्ष विवाह। तो आपको टाइप भी पूछे जाते हैं, उसे भी ध्यान में रखिएगा। जो लोग पहले क्लास नहीं देखे हैं वो लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस दी गई हैं और डिटेल में बताया गया है विवाह आदि के बारे में। तो आप लोग उस क्लास को भी देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी देव विवाह कहलाता है जो किसी पुरोहित को मतलब भेंट की जाती है जो इस पुत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बाल मृत्यु समस्या के समाधान का उचित साधन है। ऑप्शन है प्रसव केंद्र, शिक्षित दवाइयाँ नहीं होगा, यहाँ पर दाइयाँ होगा। शिक्षित दाइयाँ, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी, यानी बाल मृत्यु समस्या का समाधान किया जा सकता है उचित। क्योंकि जब शिक्षा होगी तो व्यक्ति जागरूक होंगे, तो अपनी हर चीज़ों को बारे में वो जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो बाल मृत्यु का कारण जो है उसे पता लगाकर उसका पहले ही समाधान कर लेंगे तो मृत्यु कम हो जाएगी, यानी समाधान उचित समाधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सोरोरेट विवाह क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, सोरोरेट विवाह क्या है आपको बताना होगा। ऑप्शन है मृत पत्नी की बहन तथा विदुर, यहाँ विधुर पुरुष के बीच, मामा की लड़की के साथ विवाह, मौसेरे भाई बहन का विवाह, चचेरे भाई बहन का विवाह। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, यानी सोरोरेट क्या कहलाता है, विवाह जो है वो कौन सा कहलाता है, आपको ये बताना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृत पत्नी की बहन जो होती है विदुर पुरुष के बीच यानी के साथ जो विवाह किया जाता है वो सोरोरेट विवाह कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
भोजन भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? आपको बताना होगा कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे, उन्हें कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? ऑप्शन है ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया या फिर ये सभी। तो भोज्य पदार्थों को जो नष्ट करता है वो है आपका बैक्टीरिया, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे 1.2 BMR, 1.4 BMR, 1.2 BMR या फिर 1.4 BMR। तो जो ऊर्जा की खाद्य क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है 1.4 BMR से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है जिसे कुल दैनिक भोजन का भाग होना चाहिए? आपको बताना होगा कि ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत कौन सा है जिसे कुल दैनिक ऊर्जा का भाग होना चाहिए, यानी भोजन का भाग होना चाहिए। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर मिनरल्स यानी खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो दैनिक ऊर्जा का यानी दैनिक भोजन का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। छोटी या बड़ी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मोल निम्न प्रतिशत के बीच पाया जाता है। ऑप्शन है 45 से 60%, 20 से 30%, 55 से 75% या फिर 75% से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 45 से 60% जो है के बीच जो है खाद्य सेवा इकाई का मूल्य पाया जाता है, इसी के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आवश्यकता से अधिक भोजन करना कहलाता है या भोजन ग्रहण करना कहलाता है? अति पोषण, अल्प पोषण, सुपोषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अति पोषण कहलाता है, यानी जितनी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को उससे अधिक भोजन ग्रहण करना जो है वो अति पोषण कहलाता है। और यदि जितनी शरीर को आवश्यकता होती है उससे कम भोजन ग्रहण करना जो है वो आपका अल्प पोषण कहलाता है। और जब संतुलित रूप से यानी जितना हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उतना भोजन ग्रहण करना सुपोषण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी अति पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द्रौपदी का पांडव से विवाह उदाहरण है। ऑप्शन है अभ्रातक बहुपति या शाली विवाह या फिर समकालिक शाली विवाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, ये होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी क्योंकि ये भाइयों के साथ विवाह हुआ था तो ये भ्रातृक विवाह कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किसने स्तंभ परिवार साप्रत्यय दिया है? आपको बताना होगा कि स्तंभ परिवार साप्रत्यय किसने इंगित किया है? जी मरमैन, मर्डोक, लिपले या फिर वर्गेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मर्डॉक ने इसे बताया था यानी इंगित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विस्तृत परिवार का अर्थ है, ऑप्शन है संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार या फिर केंद्रक परिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सम्मिश्रित परिवार या संयुक्त परिवार कहलाता है आपका। लेकिन यहाँ पर सम्मिश्रित ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है, जबकि ये संयुक्त परिवार भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है 1911, 1921, 1951 या फिर 1932। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1951 जो है महान विभाजक वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ही। भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया? ऑप्शन है 2002, 2005, 2007 या फिर 2008। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2005 में इसे जेंडर बजटिंग के रूप में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना लगाया जा सकता है या किया जा सकता है? ऑप्शन है 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 25,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी यानी 15,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है यानी लगाया जाता है। जो इससे रिलेटेड जो केस होते हैं जिनमें सम्मिलित पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। RW कोलन के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन है पुरुष तथा नारी के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न, विशिष्ट प्रतिवर्ष के अंतर्गत लिंग संबंधों का विन्यास, समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की प्रस्तुति तथा समादर के बीच अंतर, पुरुषों तथा महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से प्रतिरचित अंतःक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पुरुष तथा नारी के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपका शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का या फिर अनुच्छेद 16। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 21 का जो है राइट आंसर होगा। इसमें सम्मिलित मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। काफी अच्छा क्वेश्चन है। शिशु के लिए एक सामान्य मानव मिति माप है। आपको बताना है कि शिशु की जो सामान्य मानव मिति माप ली जाती है वो कैसे ली जाती है? ऑप्शन है खड़ी ऊंचाई, लेटी हुई लंबाई, बैठने की ऊंचाई या फिर लेटी हुई ऊंचाई। तो जो शिशु की सामान्य जो मानव मिति माप ली जाती है वो लेटी हुई लंबाई में ली जाती है। यानी बेबी को ऐसे सीधा सीधा लेटा कर लिया जाता है, ऐसे यहीं पर उसे बेबी यहीं पर होता है और ऐसे सीधे पर लेटाया जाता है। तो राइट आंसर है लेटी हुई लंबाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
एक शिशु में पर्याप्त पोषण का सबसे अच्छा संकेत है, आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। यानी शिशु को जो पोषण दिया जा रहा है उसका सबसे अच्छा संकेत क्या है कि उसे पर्याप्त पोषण मिल रहा है? नाइट्रोजन संतुलन, प्री एल्बुमिन, एल्बुमिन या फिर भार बढ़ना। तो शिशु का सबसे अच्छा जो संकेत होता है वो होता है भार बढ़ना। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन है थायमीन, फॉलिक अम्ल, स्कर्बिक अम्ल या फिर टोकोफेरॉल। यहाँ पर टोकोफेरॉल रहेगा। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर जो है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 20। किसके निर्माण के लिए अनिवार्य रूप से साइनोकोबालामिन आवश्यक है? साइनोकोबालामिन की बात की जाए तो ये है विटामिन B12। साइनोकोबालामिन को विटामिन B12 भी कहते हैं। तो ये किसके लिए आवश्यक है आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। RBC, WBC, लिम्फ या प्लेटलेट्स। ये आपका RBC है, WBC या फिर लिम्फ या फिर प्लेटलेट्स। तो साइनोकोबालामिन जो है वो आपके RBC के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो ये रहा आज का हमारा 20 क्वेश्चन। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट देखकर प्लेलिस्ट का भी लिंक वहीं पर दिया होगा, वहाँ से आप सारी क्लासेस पहले वाली भी देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। तो दोनों को अटेम्प्ट कीजिएगा, अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।